कभी कभी हम जो देख नहीं सकते वो भी हमें देख रहा होता है। बस हमें उसकी मौजूदगी तब महसूस होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा नाम रमाकांत झा है। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं और पिछले 20 साल से बख्तियारपुर गांव में रह रहा हूं। एक सीधी सादी जिंदगी जिसमें हर दिन सवेरा होता था और रातें चुपचाप गुजर जाया करती थीं। लेकिन वो रात जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और शायद मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया, वो आज भी मेरे भीतर जिंदा है। ये कहानी गांव के पुराने कब्रिस्तान की है और उस 3 बजे के वक्त की जब वक्त ठहर सा जाता है और इंसान और परछाइयों के बीच की दीवारें टूट जाती है। हमारे गांव के बाहर एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान है। गांव वाले उसका सम्मान करते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि वहां रोशनी की परछाइयां दिखती है, कभी जलती हुई माचिस की आवाज, कभी दबी दबी हंसी। गांव के बच्चे तो दिन में भी वहां जाने से डरते हैं, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन फिर एक शव दफनाने की रात मैंने खुद उस अंधविश्वास को अपने सामने खड़ा देखा। गांव के ही एक गरीब किसान रफीक चाचा की 17 साल की बेटी जीनत की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, बस एक सुबह उसकी मां उठी तो पाया कि जीनत बिस्तर पर बिल्कुल ठंडी पड़ी थी, आंखें खुली हुई और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन गांव में बातें फैलने लगीं। उसने कुछ देख लिया था। उस शाम उसे दफनाने की तैयारी हुई। समय हो चुका था रात के करीब 8:30। रफीक चाचा और कुछ बुजुर्गों के साथ मैं भी कब्रिस्तान गया, क्योंकि मैं जीनत को स्कूल में पढ़ाता था और रफीक चाचा मेरे अच्छे जानकार थे। लेकिन जो दफन के वक्त हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। मिट्टी के नीचे कुछ और था। जब जीनत को कब्र में रखा जा रहा था, तब अचानक कब्र के एक कोने से सांप जैसी सिसकारी सुनाई दी। सब एकदम चौंक गए। बस हवा होगी, मैंने कहा, लेकिन मुंह से ये शब्द निकलते ही पास के एक पेड़ की डाल खुद टूट कर गिर गई, ठीक कब्र के बगल में। एक बूढ़े मौलवी धीरे से बोले, ये जमीन अब राजदार बन गई है, अब हर रात ये बोलेगी। 3 बजे का वक्त अगली रात, यानी जीनत के दफनाने के बाद की पहली रात। मैं करीब 2:45 पर बिस्तर से उठ गया। नींद टूट गई थी बिना किसी वजह के। और फिर मुझे जीनत की आवाज सुनाई दी मेरी खिड़की के पास से, सर जी, होमवर्क पूरा नहीं हुआ। मैं बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैंने खिड़की खोली, कोई नहीं था। फिर घड़ी देखी, ठीक 3 बजे का समय हो रहा था। स्कूल में परछाई अगली सुबह स्कूल गया। मेरी क्लास 9वीं में जीनत का बेंच खाली था, लेकिन सीट पर नमी थी, जैसे किसी ने भीग कर वहां बैठा हो। और ब्लैक बोर्ड पर किसी ने उर्दू में लिखा था, मुझे यहां से निकालो, नीचे कोई और भी है। क्लास के बच्चों ने कहा, सर, रात को स्कूल में कोई रो रहा था। मैंने प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने मुझे अगले दिन छुट्टी पर भेज दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर है रमाकांत, ये गांव हर डर को पहचानता है। खोदाई और दूसरा शव 1 हफ्ते बाद जीनत की कब्र को फिर से खोदना पड़ा। एक कुत्ता बार बार वहां जाकर गड्ढा खोदता था और भौंकता था, जैसे कुछ अंदर बुला रहा हो। गांव के सरपंच ने कहा, अगर वहां कुछ और है तो जानना जरूरी है। जैसे ही हमने खुदाई शुरू की, जीनत के शव के ठीक नीचे एक और शव मिला, मरा हुआ लेकिन ताजा। वो एक बच्चा था जो कभी गांव में लापता हुआ था। शव की हालत वैसी थी जैसे कल ही मरा हो। जिन्न की मौजूदगी एक मौलवी साहब को बुलाया गया, जो पटना से आए। उन्होंने कब्रिस्तान में रात 3 बजे तावीज, धूप और नमाज के साथ कुछ पढ़ाई की और उन्होंने कहा, यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। यहां कोई जिन्न बैठा है जो कब्रों के नीचे अपने लोगों को पालता है। जीनत ने इसे देख लिया होगा। आखिरी 3 बजे उस रात मैंने गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार घड़ी देखी। रात के 3 बजे थे। एक बार फिर हवा बदली
और मुझे फिर से जीनत की वो आवाज सुनाई दी, सर जी, क्या आज स्कूल में अटेंडेंस लगेगी? मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा वहीं रह गई। आज भी जब मैं स्कूल की क्लासरूम जैसी किसी जगह पर जाता हूं और ब्लैक बोर्ड देखता हूं, तो कभी कभी धुंधले शब्द उभर आते हैं, मुझे यहां से निकालो, नीचे कोई और भी है।